गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स में हमारा लेक्चर नंबर जो 12 है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोडक्शन फंक्शन से। प्रोडक्शन फंक्शन हमने लेक्चर नंबर 9 में भी पढ़ा था और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और हमारे प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन है। मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट इज़ नॉन एज प्रोडक्शन फंक्शन। हमारा जो इनपुट है और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन, वो उसका क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि जो प्रोडक्शन होता है वो दो ड्यूरेशन के अंदर किया जाता है, शॉर्ट में और लॉन्ग में। शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आप जब देखते हैं तो वहाँ पे आपने क्या समझा कि जो शॉर्ट रन पीरियड है उसके अंदर जब हम फैक्टर्स देखते हैं कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स लगाना है, तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स में हम अपने फिक्स फैक्टर्स को फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंजेस करते हैं अपने आउटपुट के चेंजेस के साथ। और लॉन्ग रन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि उसके अंदर लॉन्ग रन पीरियड के अंदर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों ही चेंज होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारे क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हैं। तो उसके अंदर कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन हमारे शॉर्ट पीरियड के अंदर जो वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज होता है और बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। और जो शॉर्ट रन पीरियड है वो एक लॉ स्टेट करता है जिसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये मैंने आपको उस 9th लेक्चर के अंदर पढ़ाया था। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो जो लॉ हमने वहाँ देखा था उसी को आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो लॉ है हमारा वो है रिटर्न टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो मीनिंग में अगर हम देखें तो व्हेन only one factor is increased, variable factor keeping other factor constant, fixed factor the resultant change in output, total product and marginal product is called return to a factor। जब हमारा एक फैक्टर इंक्रीज कर रहा हो, मीन्स वेरिएबल फैक्टर हमारा इंक्रीज कर रहा हो और बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट हो, मीन्स फिक्स फैक्टर हमारे कांस्टेंट हो, तो जो उसका रिजल्ट होता है वो हमारे आउटपुट में भी चेंज होता है। तो जो टोटल और मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं। और रिटर्न टू अ फैक्टर मीन्स चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर ऑफ प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड विद फिक्स फैक्टर्स। रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जब भी हम चेंज करते हैं अपने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर, तो वो कब करते हैं कि जब हमें किसी एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर की ज़रूरत हो, मीन्स लेबर की ज़रूरत हो प्रोडक्शन के लिए, और हम उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं अपने फिक्स फैक्टर के साथ, तो वो क्या होता है, रिटर्न टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे सिर्फ हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करें और बाकी के जितने फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखें। एजम्पशंस क्या है इस लॉ की, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो ये जो लॉ है ये शॉर्ट रन के अंदर होता है। तो शॉर्ट रन के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि हम प्रोडक्शन शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे होते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो होगी हमारी वो कांस्टेंट होगी। लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वेरिएबल होती है। वन फैक्टर इज़ वेरिएबल एंड अदर आर फिक्स्ड। ये भी चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी के सारे जितने फैक्टर हैं वो फिक्स होते हैं। ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर आइडेंटिकल और इक्वली एफिशिएंट। और जितनी भी यूनिट्स हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स की वो सब आइडेंटिकल होती हैं और इक्वली एफिशिएंट भी होती हैं। और ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम बात कर रहे हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर की जो बात कर रहे हैं, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशन में वर्क करता है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन। अगर हमें पॉसिबल हो तो हम अपने फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन के, उनको प्रोपोर्शनेट चेंज कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं कि हम उनको अपने अल्टरनेटिव में चूज़ कर सकें। द लॉ ऑफ इज़ रिलेटेड टू फिजिकल प्रोडक्शन नॉट टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। ये जो लॉ है हमारा रिटर्न टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये फिजिकल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ना कि प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू से। अब हम इस लॉ का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हमने 5 कॉलम बनाए हैं। पहला जो कॉलम है हमारा वो यूनिट्स ऑफ लैंड है, सेकंड कॉलम यूनिट्स ऑफ लेबर, थर्ड कॉलम टोटल प्रोडक्शन का, फोर्थ कॉलम एवरेज प्रोडक्शन का एंड फिफ्थ कॉलम इज़ मार्जिनल प्रोडक्शन। तो जो फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसमें हमने जो यूनिट्स ऑफ लैंड लिए, ये हमारा क्या है, फिक्स फैक्टर है। और यूनिट ऑफ लेबर हमारे क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। तो जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो हमारे हर लेवल पे क्या है, फिक्स है, सेम है।
और जो यूनिट ऑफ लेबर है वो हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर वो चेंज हो रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे यूनिट्स लेबर के इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज हो रही है तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आपको लेक्चर नंबर 9 के अंदर मैंने एवरेज प्रोडक्शन या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया था। और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेबर मीन्स एल, टीपी अपॉन एल। तो टीपी अपॉन एल जब हम करते हैं तो एवरेज प्रोडक्शन है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो अगर हम देखें तो पहले जब हम यूनिट ऑफ लेबर जीरो चूज़ कर रहे थे तो टोटल प्रोडक्शन हमारा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं थी, जीरो लेबर है हमारे पास। तो टोटल प्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, डैश। तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन भी डैश होगा। जब हमने देखा कि यूनिट ऑफ लेबर हमने इंक्रीज़ कर दी, एक इंक्रीज़ कर दी, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन भी 20 का इंक्रीज़ हो गया। तो एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 20। उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूनिट ऑफ लेबर है हमने एक इंक्रीज़ और कर दी तो 1 से 2 हो गई, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो भी 20 से 50 इंक्रीज़ हो गया। तो जब हम इसका एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स टी पी अपॉन एल। तो इस तरीके से हम हर एक यूनिट ऑफ लेबर का एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेंगे। तो जो हमारी यूनिट ऑफ लेबर 3 है, 90 डिवाइडेड बाई 3 30, 120 डिवाइडेड बाई 4 30, 140 डिवाइडेड बाई 5 28, 150 डिवाइडेड बाई 6 25, 150 डिवाइडेड बाई 7 21.3, 140 डिवाइडेड बाई 8 17.5। इस तरीके से हमने इस टेबल के अंदर एवरेज प्रोडक्शन निकाल लिया। अब हमें मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है, और इसको भी मैंने आपको 9 लेक्चर के अंदर पढ़ाया था कि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो क्या है, कि जब हम अपने प्रोडक्शन के अंदर कोई भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट अपने वेरिएबल फैक्टर की मीन्स लेबर की ऐड कर लेते हैं, तो जो हमारे टोटल प्रोडक्शन में जो चेंजेस होते हैं वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो एमपी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। तो अगर आप देखेंगे तो जब यूनिट ऑफ लेबर जीरो थी तो टोटल प्रोडक्शन कुछ नहीं था, एपी भी कुछ नहीं थी, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन भी कुछ नहीं है। जैसे ही यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज़ हुई, 1 इंक्रीज़ हुई, तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 20 का बढ़ा, और यूनिट ऑफ लेबर कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी। तो 20 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 20। उसके आप बात देखेंगे कि आपके जो टोटल प्रोडक्शन है वो 20 से 50 हुआ, और यूनिट ऑफ लेबर 1 से 2 हुई। तो 20 से 50 कितना हुआ चेंज, 30 30 30, और लेबर कितनी हुई, 1 से 2 1, तो 30 अपन 1 इक्वल्स टू 30। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो 50 से 90 हुआ। जब हमारी जो लेबर है वो 2 से 3 हुई, तो टोटल प्रोडक्शन 50 से 90 हुआ, तो 40 इंक्रीज़ हुआ। तो 40 अपॉन 2 से 3 हुआ तो 1 इंक्रीज़ हुआ, तो 40 अपॉन 1 इक्वल्स टू 40। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप टोटल प्रोडक्शन को देखें तो टोटल प्रोडक्शन में आपको चेंजेस दिख जाएंगे। तो जैसे अपन डैश से 20 गए तो कितने का इंक्रीज़ हुआ 20 का, तो 20 लिख दिया। 20 से 50 हुए फिर 30 लिख दिया। 50 से 90 हुए 40 लिख दिया। 90 से 120 हुए 30 लिख दिया। 120 से 140 हुए 20 लिख दिया। 140 से 150 हुए 10 लिख दिया। 150 से 150 हुए तो 0 हो गया। 150 से 140 हुए तो -10 हो गया। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम मार्जिनल प्रोडक्शन को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहली जो स्टेज यहाँ पे बता रखी है आपको, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो एमपी है हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है एपी से, है ना। और इस स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं जहाँ पे एमपी ग्रेटर देन होता है एपी से। तो आप देखेंगे जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है, 20 30 40 30, और जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 20 25 30 30, ठीक है। और जब आप ये देखेंगे कि जो एक लेवल है जहाँ पे एपी और एमपी क्या है, बराबर है, 30 30 है, तो वह एपी इक्वल्स टू एमपी हम लिख देते हैं, मीन्स एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद आप देखेंगे जो सेकंड स्टेज है वहाँ पे हमारी एमपी डिक्लाइन होने लगती है, कम होने लगती है, और एक टाइम पे आके जीरो हो जाती है। और हमारा एपी क्या होता है, एकदम से डाउन होने लगता है, मीन्स डिमिनिश होने लगता है। ये हमारी सेकंड स्टेज होती है जहाँ पे एमपी हमारा जीरो होता है और टीपी मैक्सिमम होता है, मीन्स जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद थर्ड जो स्टेज है वहाँ पे हमारी एवरेज प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाती है, और जो हमारी एमपी है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये थर्ड स्टेज होती है प्रोडक्शन की, जहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं। प्रोड्यूसर इस स्टेज के अंदर कभी भी प्रोडक्शन नहीं करेगा, मीन्स थर्ड स्टेज पे कभी भी प्रोडक्शन नहीं करेगा जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो। यहाँ पे जो एमपी है वो ग्रेटर देन लेस देन जीरो होता है। इसके बाद हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इस लॉ की। तो हमें 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो 0 वाई एक्सिस पे हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, 0 एक्स पे
हम लेवर्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ लेवर्स। और इस तरीके से हम पहले डायग्राम के अंदर टीपी को शो करेंगे, टोटल प्रोडक्ट को, और सेकंड डायग्राम में हम एमपी और एपी को शो करेंगे एक साथ। तो आप ये देखेंगे जहाँ पे एमपी और एपी मिल रहे हैं वहाँ पे हमारी जो टीपी है वो इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ से मतलब 0 पॉइंट से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है एफ पॉइंट पे। तो एफ पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारी एमपी और एपी है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। और आप ये देखेंगे जब हमारा जो टीपी है वो मैक्सिमम हो जाता है, मीन्स हायर लेवल पे हो जाता है, मैक्सिमम आउटपुट होता है मीन्स जी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो एमपी है हमारी, यहाँ पे एमपी क्या होती है, जीरो होती है। एमपी क्या होती है, मीन्स सी पॉइंट पे हमारी जो एमपी होगी वो जीरो होगी, और एपी भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। और जब हमारा टीपी डिक्लाइन होने लगता है तो एपी भी डिक्लाइन होने लगती है, और एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव चला जाता है, तो एमपी नेगेटिव में चला जाता है। तो इसको मैं आपको अब स्टेजेस के थ्रू बताता हूँ कि 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट हो रही है ओ पॉइंट से और एंड हो रही है पॉइंट एफ पे। और जो पॉइंट एफ है वहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है और वो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर है। इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज इनिशियली एंड इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट ई। और जो हमारी इस स्टेज के अंदर जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और इंक्रीजिंग रेट से वो पॉइंट ई तक पहुँचता है। तो जो हमारा ई और एफ के पॉइंट के बीच में जो जगह है वो उस समय हमारी टीपी इंक्रीज़ कर रही है लेकिन कम रेट से कर रही है। उससे पहले वाले पॉइंट पे हम तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे थे, लेकिन ई और एफ के पॉइंट के बीच में हम धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगे। तो उसके बाद जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज़ करता है इनिशियली, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाता है, मीन्स एच पॉइंट पे। लेटर ऑन इट बिगन्स टू डिमिनिश एंड बिकम्स इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट एट पॉइंट टी। इन दिस स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड्स एवरेज प्रोडक्ट। तो हम ये देखते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है और एक मैक्सिमम पॉइंट एच पे पहुंच जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मीन्स जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग होने लगता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो ए पी के बराबर हो जाता है, जो कि पॉइंट टी को बता रहा है। और इस स्टेज के अंदर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, मीन्स एम पी ग्रेटर देन ए पी। सेकेंड जो स्टेज है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेकंड स्टेज है ये बिगैन होती है हमारे पॉइंट एफ से। तो इस स्टेज के अंदर जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग रेट से, मीन टोटल प्रोडक्शन तो हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट तो हो रहे हैं हमारे, लेकिन इंक्रीज़ हो रहे हैं जो वो कम रेट से हो रहे हैं। जिस स्पीड से हम पहले स्टेज पे थे उस स्पीड से नहीं है, उससे कम स्पीड पे है, और वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है जी पॉइंट पे। कॉरस्पॉन्डिंगली हम ये देखते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, रैपिडली कम धीरे धीरे हो रहा होता है, और एक पॉइंट पे आके मीन्स सी पॉइंट पे आके वो जीरो हो जाता है। एवरेज जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है पॉइंट आई पे, जो कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया था, और उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। ये जो स्टेज है इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन एवरेज प्रोडक्ट होता है, मीन्स ए पी लेस देन एम पी, ए पी ग्रेटर देन एम पी। थर्ड जो स्टेज होती है वो स्टेज जो है वो जी पॉइंट से हमें देखने को मिलती है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मीन्स धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, और एवरेज जो प्रोडक्ट है वो भी डिक्लाइन होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है हमारा मीन्स एमपी जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव चला जाता है थर्ड स्टेज के अंदर। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है फॉर्मली वो ये बताती है कि इस स्टेज के अंदर कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता है। दिस हैपन बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर बिकम्स नेगेटिव। ये इसलिए क्योंकि हमने जो लेबर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर दी है। तो जब मैं अपने लेबर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दूंगा, लेबर्स की यूनिट्स को इंक्रीज़ कर दूंगा, है ना, तो उस कंडीशन में जो मेरा कॉस्टिंग है लेबर्स को वो मैं सफ़र नहीं कर पाऊंगा, और मेरी जो कॉस्टिंग है प्रोडक्शन की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर्स ज़्यादा आ गई, अब मेरे को उनकी कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। तो जो एम्प्लॉयर है वो उस लॉस से सफ़र करेगा जो वो ज़्यादा यूनिट ऑफ लेबर्स को लेने से प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन सब 3 स्टेजेस के अंदर जो फर्म है वो जब भी प्रोडक्शन करेगी तो एक गिवन पॉइंट के अंदर वो सेकंड स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करेगी, जहाँ पे टीपी भी इंक्रीज़ हो रहा होता है और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी ठीक रहता है और एवरेज प्रोडक्ट भी ठीक रहता है। तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर हमें प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाना है, स्पीड में हमें प्रोडक्शन करना है, तो हम फर्स्ट स्टेज पे करेंगे। अगर नॉर्मली हमारा प्रोडक्शन होगा तो वो सेकंड स्टेज के अंदर होगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये इस लेक्चर के अंदर अब ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच
एंड हैव अ नाइस डे। आगे के लेक्चरों के अंदर हम इसके आगे वाले टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।